ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 का सिविक्स पढ़ेंगे, यानी कि नागरिक शास्त्र। हम लोग क्लास 9 में इसके बारे में कुछ पढ़े हैं और सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़े थे। अर्थात तो सत्ता जो होता है वो कई हिस्सों में बांट दिया जाता है। हमारे देश में इसको बांटा गया है 3 भागों में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। इन तीनों हिस्सों में बांटने का बस एक ही तात्पर्य है, ताकि इन सबके बीच संतुलन बना रहे। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझेंगे और ये जानेंगे कि आखिर सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है। इसके लिए हम लोग 2 उदाहरण लेंगे, एक लेंगे बेल्जियम का और दूसरा लेंगे श्रीलंका का, और दोनों में देखेंगे कि आखिर दोनों में अंतर क्या है सत्ता की साझेदारी में, और वहाँ पर सत्ता की साझेदारी से संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी उन समस्याओं को किस तरीके से निपटाया गया या ठीक किया गया। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले परिचय के बारे में। तो ध्यान दीजिए कि सत्ता जो होता है, किसी देश को संचालित करने के लिए सत्ता का होना अति आवश्यक है, अर्थात सरकार का होना अति आवश्यक है। सरकार जो होती है उस देश को सुचारू तौर से चलाने का कार्य करती है। लेकिन अगर पूरी की पूरी शक्ति एक ही सरकार और एक ही व्यक्ति के हाथों में दे दी जाए तो वो निरंकुश हो सकता है या निरंकुश होने का डर लगा रहता है। इसलिए सत्ता की को अर्थात सरकार को कई भागों में बांट दिया जाता है और उसकी शक्तियों को अलग अलग हिस्सों में बांट दी जाती है, ताकि निरंकुश होने की प्रक्रिया कम हो जाए या फिर उसकी संभावना खत्म हो जाए। हमारे देश में जो सरकार है उसके 3 अंग बनाए गए हैं। एक होता है विधायिका, जिसे हम लोग लेजिस्लेचर कहते हैं, दूसरा होता है कार्यपालिका जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और तीसरा होता है न्यायपालिका, यानी कि उसे हम लोग कहते हैं जुडिशियरी। ठीक है, जुडिशियरी होता है, तीसरा हिस्सा होता है, और इन तीनों में शक्तियों को बंटवारा कर दिया गया है, पहले और दूसरे, अर्थात लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं उनमें होने वाले उत्पन्न जितने भी विवाद होते हैं, समस्याएं होती हैं, उन सबको सुलझाने का काम जुडिशियरी करती है, अर्थात न्यायपालिका करती है। अब हम लोग आते हैं बेल्जियम पर। तो देखिए, बेल्जियम जो है एक छोटा सा देश है। हमारे देश का एक राज्य है हरियाणा, उसके ही साइज का है और उससे आबादी में थोड़ा सा कम है। यहाँ की आबादी लगभग 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा है। यहाँ बेल्जियम में जो लोग हैं वो 2 प्रकार के हैं। वहाँ पर जो लोग हैं ज़्यादातर 59% अर्थात 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश इलाके में रहने वाले हैं और डच भाषा बोलते हैं, जबकि 40% जो लोग हैं यानी 40% जो लोग हैं वो वेलेनिया नामक क्षेत्र में रहते हैं और वो लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। जबकि बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रसेल्स, वहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले की संख्या ज़्यादा है और डच बोलने वाले की संख्या कम है। अब हम लोग देखेंगे तो बेल्जियम में जो कि कम भाषा बोलने वाले हैं, अर्थात जो कम संख्या में हैं, वो आर्थिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा धन है और वो राजनीतिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। जबकि ज़्यादा बोलने वाले अर्थात जो डच बोलने वाले हैं उनकी शक्ति कम है, और जिसके कारण इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव उत्पन्न हुआ। दोनों में सत्ता को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हुई। अगर अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर दोनों ही जो समुदाय हैं अलग अलग भाषा को बोलते हैं और भाषा के आधार पर इन दोनों के बीच मनमुटाव उत्पन्न होता है तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, वहाँ पर दोनों भाषा के लोगों के बीच मनमुटाव उत्पन्न होगा और हो सकता है कि वह एक गृह युद्ध में बदल जाए। ये पहला हो गया। दूसरा हम लोग लेते हैं श्रीलंका। श्रीलंका एक छोटा सा द्वीप देश है जो हिंद महासागर में स्थित है। यहाँ पर लगभग 74% जो लोग हैं वो सिंहली भाषा को बोलने वाले हैं और 18% जो लोग हैं वो तेलुगु बोलने वाले हैं, तमिल बोलने वाले हैं। तमिल में भी 18% में अगर में से देखें तो 13% जो है वो श्रीलंकाई तमिल बोलते हैं और बाकी जो है वो इंडियन तमिल बोलते हैं। इंडियन तमिल में जो बोलने वाले लोग हैं वो कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम हैं, बल्कि जबकि 7% ईसाई हैं जो कि सिंहली और तमिल दोनों ही भाषाओं को बोलते हैं। ये हो गया इनके बीच भाषा के आधार पर जनसंख्या का वितरण।
अब देखते हैं कि यहाँ पर समस्या क्या उत्पन्न हुई। श्रीलंका में बहुसंख्यावाद का तात्पर्य देखिए कि बहुसंख्या का मतलब होता है अत्यधिक संख्या में होना। तो श्रीलंका में जो सिंघली समुदाय के लोग हैं, सिंघली भाषा को बोलने वाले बहुसंख्यक हैं, उन्होंने कम अर्थात तमिल भाषा को बोलने वालों की अवहेलना करना शुरू किया और उन्होंने अपनी बहुसंख्या के आधार पर अर्थात संख्या के बलबूते पर वहां पर सरकार बनाई। और सरकार बनाने के बाद जो तमिल बोलने वाले लोग हैं वो उनके अधिकारों का हनन करना शुरू कर दिया। विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में सरकारी कामों पर सिंघली भाषा बोलने वालों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाने लगी और जो तमिल बोलने वाले थे उनको नकारा जाने लगा। उनको जगह जगह से प्रताड़ित किया जाता था और उन्हें परेशान किया जाता था, उनके अधिकारों का हनन किया जाता था, जिससे तमिल बोलने वाले जो लोग हैं उनके मन में रोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसके लिए बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों का गठन किया। और इन दोनों के बीच ये जो मनमुटाव है भाषा के अंतर्गत उत्पन्न हुई थी वो एक गृह युद्ध में बदल गई और दोनों ही समुदाय, सिंघली और तमिल दोनों ही समुदाय के जो लोग हैं उनके बीच जब युद्ध हुआ अर्थात गृह युद्ध हुआ तो लाखों लोग मारे गए। यह जो गृह युद्ध है लंबा चला और अंततः 2009 में यह गृह युद्ध खत्म हुआ। अर्थात अगर हम लोग अब यहाँ पर कह सकते हैं कि श्रीलंका में जो बहुसंख्यकवाद अर्थात जो बहुसंख्यक समुदाय है सिंघली भाषा बोलने वाले, उन्होंने अपने संख्या के आधार पर कम भाषा बोलने वाले तमिल बोलने वालों पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया और सत्ता पर अर्थात सरकार पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। जबकि अगर हम लोग बेल्जियम की तरफ देखते हैं अर्थात चौथा पॉइंट बेल्जियम की समझदारी, तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पर अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं और एक बहुसंख्यक हैं तो दूसरा अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक मतलब कम संख्या। लेकिन वहाँ की सरकार ने एक ऐसा तरीका अपनाया जिससे दोनों का काम चल सके। वहाँ की जो केंद्र सरकार थी उसने यह बताया कि यहाँ पर जो सरकार बनेगी वो दोनों ही भाषा के बोलने वाले सदस्यों से बनेगी और दोनों की जो संख्या होगी वो विधानसभा में एक समान होगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर यह भी तय किया गया कि जो राज्य होंगे, बेल्जियम के जो राज्य हैं वो स्वतंत्र होंगे, वो अपना सरकार स्वयं बना सकते हैं, उस पर केंद्र का कोई अधिकार रोक टोक नहीं होगा। इसके साथ ही साथ बेल्जियम में 2 सरकारें हैं और उसके साथ साथ एक तीसरी सरकार भी है। बेल्जियम में केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, उसके साथ ही साथ एक और सरकार है जिसे सामुदायिक सरकार के नाम से जाना जाता है। इस सामुदायिक सरकार में जो उस समुदाय से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, चाहे वो जहाँ भी रह रहे हो, जिस राज्य में भी रह रहे हो, देश के जिस हिस्से में भी रह रहे हो, वो उसमें भाग लेते हैं और उसे चुनने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग अब इसमें कंपेयर करें तो एक जगह पर हिंसात्मक रूप ले लिया, जबकि दूसरे जगह पर बहुत ही समझदारी से इस समस्या को खत्म किया गया। अगर यहाँ पर बेल्जियम में भी ये समझदारी का काम नहीं किया गया होता अर्थात तो दोनों को बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया होता तो वहाँ पर भी गृह युद्ध हो सकता था। लेकिन बेल्जियम ने एक बहुत ही समझदारी का काम किया। ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल जरूर है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है और आज भी वहाँ पर शांति बना हुआ है। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग देखें तो यहाँ पर सत्ता की साझेदारी अति आवश्यक हो जाती है, क्योंकि जब सत्ता की साझेदारी हम लोग करते हैं तो इसमें किसी के अधिकारों का हनन नहीं हो पाता। कभी कभी हम कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर सत्ता की साझेदारी होना अति आवश्यक है ताकि कुछ लोगों को क्या कहते हैं, कुछ जो कम अल्पसंख्यक हैं या बहुसंख्यक हैं उनको अधिकार दे दिया जाए ताकि उनको ये न लगे कि उनके साथ किसी प्रकार का क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन है, पक्षपात हुआ है। लेकिन ये कुछ समय के लिए सही हो सकता है कि अगर बहुसंख्यकों को अधिकार दे दिया जाए तो ये कुछ समय के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन बहुसंख्यक जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे वो निरंकुश होते जाएंगे और अपने संख्या के बल पर वहाँ पर अपने सत्ता कायम कर लेंगे और वो किसी देश की सरकार के लिए संचालित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए सत्ता का साझेदारी होना अर्थात उन्हें अलग अलग विभागों में बांटना अति आवश्यक है। आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। 4 पॉइंट परिचय, बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण लिए हैं और श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद है, किस तरीके से वहाँ पर समस्या उत्पन्न हुई और बेल्जियम में समस्या जो उत्पन्न हुई थी उसको किस तरीके से समझा गया था, ये आज हम लोगों ने पढ़ा है। इसका आखिरी जो हिस्सा होगा, बाकी जो लेसन का हिस्सा है वो हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। इससे जितने भी संबंधित आपसे क्वेश्चन होंगे जो समझ में नहीं आया होगा वह आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।